अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस के ऊपर बहुत सी डेवलपमेंट्स भी हुई, बल्कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर एक जो खिताब जिसका बहुत ज़्यादा अभी भी चर्चा है वो कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर एक तो पहली मरतबा मगरिब की जो मुनाफ़कत है उससे उन्होंने पर्दा उठाया कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर था ये बुनियादी तौर पर एक धोखा था, जिसका मकसद जो बड़ी ताकतें हैं उनके जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना था। और उसकी वजह क्योंकि अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए ख्याल आया क्योंकि कनाडा खुद इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी था जो अमेरिका लेड ये ऑर्डर था, लेकिन क्योंकि इस वक्त अमेरिका की सदारत ट्रंप कर रहे हैं और ट्रंप की जो पॉलिसी है वो मेरे ख्याल में अपने जो इत्तेहादी हैं उनके लिए वो ज़्यादा परेशान कौन है, तो इसलिए अब जो मगरबी ताकतें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप बिल्कुल एक गैर रिवायती सदर हैं और उसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि आज जो हमने रिपोर्ट डिस्कस करनी है कि अमेरिका की वजारत दिफा ने एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी पेपर रिलीज किया है और ये 2022 जब बाइडन की हुकूमत थी उसके बाद पहली मरतबा अमरीकी इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जो 34 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया का वर्ल्ड व्यू कितना मुख्तलिफ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक जो हेडलाइन है, क्योंकि पिछले कई अरसे से जितनी भी अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन आई वो चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते थे, चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते थे। लेकिन इन 34 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो रिपोर्ट नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी आई है अमेरिका की, इसमें अब जो चीन है वो अमेरिका के लिए उस तरीके से थ्रेट नहीं रहा। ये बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट उसे करार दिया जा रहा है। रूस अगेन एक और ताकत है जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के हमेशा एक टसल रही है और उसके बारे में भी उस थ्रेट को डाइल्यूट किया है मौजूदा इंतजामिया ने। और उनका यह कहना है कि रूस से हमें थ्रेट तो जरूर है बट वो मैनेजेबल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त पूरा यूरोप जो समझता है कि रूस उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो शहबाज, मेरे ख्याल में एक साल मुकम्मल अमरीकी सदर ट्रंप को 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में, और इन एक सालों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, बल्कि मैं एक किसी मगरबी जो डिप्लोमेट है उनको भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक दिन लगता है कि उसमें एक साल की बल्कि 10 सालों की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थैंक्स टू अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं। कामरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज मगरब को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आ रहा है। यही कनाडा जो है, यही यूनाइटेड किंगडम जो है, ये जो 5 आइज का हिस्सा रहे हैं, जो दुनिया में जो कुछ भी अमेरिका अच्छा या बुरा करता था, चाहे गल्फ पावर 1 थी, गल्फ पावर 2 थी, मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मुजालिम हो रहे थे, गजा के अंदर जो मुजालिम हुए हैं, तो इन तमाम ममालिक को कुछ बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि इनके जो मफादात थे वो अमेरिका के साथ मुंसलिक थे। आज अमेरिका ने जब पलटी खाई है, आज अमेरिका जो है, जिस अब स्ट्रेटजी का आप जिक्र भी करेंगे और उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो भी आप बताएंगे भी, अब वो जो सेलिएंट फीचर्स हैं और जो स्ट्रेटजी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि अमेरिका जो है उसकी जो ग्लोबल हेजमोनिक डिजाइन थे वो आफ्टर क्लोज टू अ सेंचुरी वो शिफ्ट हो रहे हैं। और जब वो शिफ्ट हो रहे हैं तो नेचुरली वो अपने दाएं बाएं देखेगा, फिर ये देखेगा कि कनाडा से उसको क्या थ्रेट्स हैं, उसको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ क्या थ्रेट्स हैं, आर्कटिक रीजन के अंदर इसको क्या थ्रेट्स हैं। तो दुनिया, जिस आपने सही कहा, 10 साल वाली जो चीजें थी जब एक साल के अंदर हो रही हों, तो फिर बहुत सारे लोग जो कभी इन गुनाहों का और इन बुरी पॉलिसियों का वो हिस्सा रहे हैं, आज वो जो है वो सच बोलने पे मजबूर हो गए। ये स्पीच काश इनके जो प्रेडिसेसर्स थे वो पहले दे देते, और काश वो भी बता देते कि ये जो रूल बेस्ड सिस्टम 1945 में बना था, ब्रेटन वुड सिस्टम का भी उसका हिस्सा था, यूनाइटेड नेशंस बनी। तो आज अब जब हम बात भी करेंगे ब्रेक के बाद IMF के प्रोग्राम के भी, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो आज भी इनके शिकंजे के अंदर। मसला सिर्फ ये हुआ है कि जो डेवलप वर्ल्ड है अब उनको पहली दफा हीट पहुंची है। तो ये जो स्ट्रेटेजी का आप जिक्र करें, इसके सेलिएंट फीचर्स है क्या, ये कैसे अमेरिका की जो पोजीशन है दुनिया में कैसे चेंज करेगी ये? देखें, इसके जो सबसे जो बुनियादी इसका फीचर है, एक तो हमेशा जो नेटो जो अलायंस जो समझा जाता था वो तो ऑलरेडी अमरीकी सदर ट्रंप, आपको पता है कि उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये जो डिफेंस स्ट्रेटजी अमरीका की नई आई है इसमें भी अगेन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो उनके मगरबी इत्तेहादी हैं अमरीका के, उनको
बोझ उठाना होगा और अमेरिका अब ये अकेले बोझ नहीं उठाएगा। बिल्कुल क्लियरली जो इसमें उनकी स्ट्रैटेजी है, अमेरिका फर्स्ट, जो ट्रंप ने नारा लगाया था, तो अगेन यहां पर भी जो अमेरिका फर्स्ट का नारा है उस पर उन्होंने जोर दिया है इस स्ट्रैटेजी के तहत कि जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाना है, एंड फिर जो अपना उनका रीजन है यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जो हमने देखा कि वेनेजुएला में जिस तरीके से अमेरिका ने कार्रवाई की, वहां के सदर को जिस तरीके से कैप्चर किया, वो भी उस हिकमत अमली का हिस्सा है। इनफैक्ट 19वीं सदी का एक जो मुनरो डॉक्ट्रिन था, जो अमेरिका के एक सदर रहे हैं, और वो डॉक्ट्रिन उनका ये था कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यानी कि लेटिन अमेरिका में अमेरिका किसी और जो उनके एडवर्सरी हैं उनका असर रसूख जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बाद में आपको पता है कि ये जो पॉलिसी समझी जाती थी कि ये एक नाकारा पॉलिसी है, और उसके बाद हमने देखा कि वो वेनेजुएला हो, ब्राजील हो, क्यूबा हो, इस पूरे रीजन के अंदर रशिया का भी इन्फ्लुएंस हमने देखा, चीन का भी इन्फ्लुएंस हमने देखा। अमेरिका कंपीट जरूर करता रहा, लेकिन अब वो पॉलिसी दोबारा वापस आ रही है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि इस कम से कम रीजन के अंदर अमेरिका किसी और की प्रेजेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली जिसका पाकिस्तान के ऊपर भी असर होगा, जो सबसे बड़ी आई थिंक इस पॉलिसी में जो तब्दीली है, अमेरिका की जो शिफ्ट है, वो है आई थिंक चीन के हवाले से। और इसमें जो सबसे अहम नुकता है, जो माजी की पेपर्स आते रहे उसमें बाकायदा तौर पर अमेरिकी जो इंतजामिया है वो चीन को कन्फ्रंट करने की बात करती रही, चीन को ताकत के जोर से रोकने की कोशिश करती रही। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि चीन को दबाने या जलील करने का अमेरिका ख्वाहा नहीं है, बल्कि उसे महाजाराई के बजाय ताकत के जरिए बाज रखेगा, यानी कि उसके साथ कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ के जरिए उनको रोकने की कोशिश करेंगे या अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्लियरली एक तो चीज वाजे हो गई कि कई अरसे से जो अमेरिका चीन को अपना नंबर 1 एनिमी समझता था, अब अमेरिकी इंतजामिया के मुताबिक चीन इज नो लॉन्गर अ नंबर 1 एनिमी। कामरान, इसमें ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको हाईलाइट कर सकें, अगर अमेरिका जो है वो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी से चाइना रिस्ट्रेंट पॉलिसी की तरफ जा रहा है, तो इसमें फिर जो इंडिया है, जो कभी अपने आप को खिते का चौधरी समझता था जस्ट बिकॉज कि अमेरिका को उसकी जरूरत थी चाइना को कंटेन करने के लिए, इंडिया का जो रोल है रीजन के अंदर वो कैसे रहेगा? फिर जो ताइवान का जो सवाल है जो आज फिर उठा हुआ है, ताइवान के क्वेश्चन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा? इंटरेस्टिंगली अगेन इस पॉलिसी पेपर के अंदर ताइवान का जिक्र नहीं किया गया, जो बताया जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है। और एब्सोल्युटली यू आर राइट कि ये जो अमेरिका की और मगरब की भारत के साथ जो कुर्बत बड़ी थी इस सदी के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका को भी और मगरब को लगता था कि अगर हम भारत के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे हर तरह से, तो वो एक ऐसा हमारे लिए हथियार हो सकता है कि हम चीन को रोक सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका की पॉलिसी अगर तब्दील हो गई है और उनका जो फोकस है सिर्फ चाइना को कंटेन करने के बजाय या कन्फ्रंट करने के बजाय, आप कह सकते हैं कि इस पॉलिसी के तहत कि वो उनके साथ मिलकर मामलात को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो बेसिक प्रिंसिपल था जिसकी बुनियाद पर भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए थे, या उनके साथ उन्होंने कोऑपरेशन, डिफेंस हो या सिक्योरिटी कोऑपरेशन या इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फरोग दिया था, वो जो बेसिक प्रिंसिपल है वही अमेरिकी इंतजामिया ने जो मौजूदा है तो तब्दील कर दिया। तो इसका मतलब है कि सारे इस नए सिनेरियो के अंदर भारत की अब वो अहमियत नहीं रही, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान की दोबारा से आपको एक अहमियत यहां पर दिखाई देती है। एंड आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि चीन हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, CPEC का भी हम हिस्सा हैं, इसमें जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में जो एक पॉजिटिव इसमें अंदर डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और एक खदशा हमेशा ये पाया जाता रहा है कि अमेरिका हो सकता है कि एट सम पॉइंट हमारे से कोई ऐसा मुतालबा कर दे जो चीन के खिलाफ हो। लेकिन अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी चीन के हवाले से तब्दील कर रहा है तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए चीजें कदरे आसान हो जाएंगी, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन के दरमियान कोई मफामत होती है या कॉन्फ्रंटेशन नहीं होती तो उसमें फिर पाकिस्तान के लिए बहुत आई थिंक बेहतरी की एक इसमें हिकमत अमली हो सकती है। और गिवन कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है चीन के साथ इकोनॉमिक, उस पर भी आप रोशनी डाल सकते हैं। तो दैट इज आई थिंक फॉर पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। अगर जो अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए ये एक बुरी खबर है और भारत के लिए ये एक बुरी खबर है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो इसमें मुझे खैर ही नजर आ रही है। कामरान, आप चाइना के जितने भी डॉक्ट्राइन देखते हैं उसमें उनका
जो डिफेंस उनके एम्बिशंस है वो बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आती। वो चाइना की शुरू से पॉलिसी ही ये शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की चाइना ने बात की है। सीपेक एक्टिव है या नहीं है इस वक्त, अगर वो एक सदखाने में भी जा चुका है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान और चाइना का एक रोल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, एट द एंड ऑफ द डे इस खत्ते ने ओपन होना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज बियॉन्ड सीपैक, जिसमें अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया का रीजन है। और जब चाइना की शुरू से पॉलिसी ही कन्फ्रंट्रेशन की नहीं रही और वो शेयर प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही यही है कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे साथ जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी ग्रो करेंगी। तो ये एक गालबन ऐसी चीज थी जिससे बहुत सारे खत्ते के जो ममालिक हैं, जैसे आसियाम का फोरम बना था, एशिया यूरोप मीटिंग, आसियाम के फोरम के ऊपर गालबन उनके 64 उसके मेंबर्स थे, कुछ उसमें ऑब्जर्वर्स भी थे। अब आसियाम का क्या कॉन्सेप्ट था कि दुनिया को एक कनेक्टिविटी मुख्तलिफ जो एशिया और यूरोप का जो खिता है इसको जोड़ना आपस में थ्रू वेरियस, जिसमें साइबर भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें रेल कनेक्शन भी है। और मकसद क्या था कि खिता जो है वो ग्रो करे बजाय कि कन्फ्रंट्रेशन जो है वो प्रमोट हो, जो कि अमेरिकन पॉलिसी रही है। तो चाइना तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से ठीक है, और अगर अमेरिकन प्रेशर भी पाकिस्तान के ऊपर से हट जाता है, ऑल्दो अमेरिकन कभी कहते तो नहीं थे कि हम पाकिस्तान के ऊपर को दबाव हमने डाला हुआ है कि या वो चीन को रखेंगे या पाकिस्तान को रखेंगे। और पाकिस्तान की भी आपको पता ही है, सिंस इट इज योर सब्जेक्ट, कि पाकिस्तान की पॉलिसी यही रही कि वो दोनों ब्लॉक्स को साथ लेके चलना चाह रहा था। बट इसके साथ जो एक और जो चीज कामरान जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है, बल्कि 2 पॉइंट्स, एक तो ये जो क्वाड ग्रुप बना था अगेन, जिसमें जापान भी था, गालबन ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था। क्वाड ग्रुप की इस स्ट्रेटजी के बाद क्या अहमियत रह जाती है, और रशिया जो है, रशिया को अगर इसमें थ्रेट डिक्लेयर स्ट्रेटजी के अंदर नहीं किया गया, लेकिन आर्कटिक के अंदर जो ग्रीनलैंड के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो अमेरिकन जो है वो ग्रीनलैंड को अक्वायर करना चाह रहे हैं, उसके पीछे तो रशियन थ्रेट ही है ना, कि किसी स्टेज पे अगर कोई जंग होती है तो रशियन जो सबमरीन्स हैं वो उस इलाके के अंदर उनकी जो मूवमेंट है वहां से इजीली कैप्चर हो सकती है, मिसाइल डिफेंस उनका जो है वो वहां पे से डिप्लॉय हो सकता है। तो रशिया का सवाल और जो क्वाड है ग्रुप है इसका स्टेटस फिर क्या होगा? देखें, जो क्वाड है अपेरेंटली ट्रंप के आने के बाद तो बाज़ाहिर लग रहा है कि वो कोई इफेक्टिव नहीं रहा। इसकी क्वाड का पहले बताया जा रहा था जब अमेरिकी सदर ट्रंप हलफ लेने से पहले कि पिछले साल यानी कि 2025 के एंड पे इंडिया में एक समिट होना था, लेकिन वो समिट नहीं हुआ क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ तो जो भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जिस तरीके से कशीदगी हुई मोदी और ट्रंप के दरमियान, फिर जो ट्रंप की हिकमत अमली है, जैसे चीन को लेकर के ये पॉलिसी पेपर तो अब आया है, उससे पहले भी चीन के सदर से भी वो मिले और चीन के साथ वो बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहते थे। और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई, तो उसके बाद भी अमेरिका को बड़ा अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि अगर भारत पाकिस्तान को डील नहीं कर सकता तो वो चीन को किस तरीके से टैकल करेगा। तो बेहतर ट्रंप ने यही समझा कि हम जो भी हमारे इश्यूज चीन के साथ हैं उनके साथ बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं। तो क्वाड मुझे लगता है कि अपेरेंटली इट्स अ डेड फोरम नाउ, क्योंकि इसको देखते हुए, क्योंकि जो क्वाड की अगर आप बात करें, अगर अब अमेरिका मौजूदा इंतजामिया चीन को अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं समझते या नंबर 1 थ्रेट नहीं समझते, तो फिर जो बाकी सारे अरेंजमेंट हैं वो तो मेरे ख्याल में उतने इफेक्टिव आपको नजर नहीं आते। रूस की जहां तक बात है, रूस चीन के मुकाबले में तो उतनी बड़ी ताकत तो नहीं है, लेकिन जो यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है और फिर जो यूरोप जिस तरीके से रूस को अंडर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन देखता है, और उनका यही खदशा है कि यूक्रेन तक बात नहीं रुकेगी, ये बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुतिन के भी एम्बिशंस हैं कि पुरानी जो रूस की एक एम्पायर थी उसको रिस्टोर करना है। और इस स्ट्रैटेजी पेपर में जो अमेरिका है वो ये समझता है कि थ्रेट तो जरूर है बट वो मैनेजेबल है, और मेरा ख्याल है कि इससे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि रूस उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो इस कदर अब जो अपने यूरोपियन इत्तेहादी हैं उनसे नाला हैं। उनका एक और जो स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि अफगानिस्तान में उन्होंने नेटो के किरदार पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि नेटो ने अफगानिस्तान में क्या किरदार अदा किया, फ्रंट लाइन पे तो सिर्फ अमेरिका ने ही अपना रोल प्ले किया, नेटो ने उस तरीके से अमेरिका की मदद नहीं की। अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बरतानिया और अमेरिका के दरमियान एक लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई है, क्योंकि ये फैक्ट है कि सबसे ज्यादा फौजी जो हैं वो अमेरिका के मारे गए थे, कोई 1000 के करीब, लेकिन 1000 के करीब ही बाकी जो इत्तेहादी फोर्सेस थी उनके भी लोग मारे गए, और उसमें से सिर्फ 457 जो फौजी हैं उनका ताल्लुक बरतानिया से था।
बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और उसे कहा है कि ये तो उन फौजियों ने जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, उसकी उन सेक्रीफाइसेस की तौहीन है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप का इस वक्त जो माइंडसेट है वो क्या है, और वो माइंडसेट जो है हमें उसकी रिफ्लेक्शन इस 34 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उनकी दिफाई हिकमत अमली है उसमें भी हमें नजर आती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन साइड लाइन के ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी जो IMF के MD से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का क्या अहवाल है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की थी। एक तो बड़ा जो उनकी हाईलाइट थी कि बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था उसकी साइनिंग सेरेमनी थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शिरकत की। लेकिन उसकी साइड लाइन के ऊपर पाकिस्तान की मईशत की अगर आप बात करें तो IMF की मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, अलॉन्ग विद जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टीम है। और उस मुलाकात से मुतालिक ज़ाहिर है कि अगर आप IMF की MD के पर्सपेक्टिव सुने तो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप बड़े बहादुर शख्स हैं और बड़े आपने दलेराना फैसले किए हैं। लेकिन जाहिर है कि ये तो पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बिहाइंड क्लोज डोर क्या बात हुई, तो शहबाज आप इस पर रोशनी डालेंगे कि इस मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस है। वैसे तो IMF के साथ हमारा जो रिव्यू मिशंस भी आते रहते हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती है, बट एट दिस लेवल जो प्राइम मिनिस्टर जब IMF की MD से मिलते हैं तो क्या एजेंडा सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पर लेकर गए थे? कामरान, आपको याद होगा जब हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था तो हमने आखिर में एक सस्पेंस छोड़ दिया था जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे थे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब की स्टेटमेंट आई कि हम प्रो ग्रोथ एजेंडा जो है वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हम स्टेबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अंदर खाते एक प्लान भी तैयार हो रहा था। हमने कहा था कि नेक्स्ट वीक इस पे बात करेंगे। प्लान पे बात करने से पहले जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी दो लीडर्स मिलते हैं, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेड हो या मुल्क का सरबराह हो, तो उसमें उनकी जो केमिस्ट्री होती है, उनकी जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और जो ट्रस्ट होता है वो बहुत ही अहम होता है। ये जो ट्रस्ट आपको नजर आ रहा होगा, जो स्टेटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भी दी कि ही इज अ सीरियस मैन, वो जो बात करते हैं उसके ऊपर अमल भी करते हैं। ये जो ट्रस्ट शहबाज साहब ने गेन किया था जब क्लाइमेट समिट हुआ था पेरिस में 2023 में। आपको याद होगा उससे पहले पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, डिलेज थे, कुछ इश्यूज थे, हम रिपोर्ट कर रहे थे कि मामला ठीक नहीं है, गवर्नमेंट कुछ और रिपोर्ट कर रही थी। फिर जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हुई तो उस वक्त आज से कोई तकरीबन 2.5 years बैक जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट्स दी और फिर वापस आकर उन कमिटमेंट्स को ना सिर्फ पूरा किया, एक शॉर्ट टर्म का प्रोग्राम 9 माह का उन्होंने कंप्लीट किया, उसके साथ फिर एक नया प्रोग्राम 3 साल का ये साइन कर लिया। बट बिहाइंड द डोर क्या बात, इस पे बात करने से पहले नाज़रीन पहले सुनते हैं कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस मुलाकात के बाद खुद क्या कहा। जी कामरान, इसमें जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने गौर किया हो तो किसी जगह पे भी कोई मनफी अल्फाज का चुनाव नहीं किया मैनेजिंग डायरेक्टर ने। ऑल्दो आपको याद होगा कि उनकी वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड का हिस्सा जहां पे उन्होंने पाकिस्तान की जो गरीब आवाम उसके ऊपर जो बोझ का जिक्र किया था। अगर ओवरऑल आप देखें तो उन्होंने दो बातें की हैं। एक बात कामरान इसके अंदर ये कि जो पाकिस्तान ने अभी तक अचीव किया और दूसरी जो अभी अचीव करना बाकी है, इसके ऊपर उनका जो है वो फोकस था। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो जिक्र किया कि हमारी अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जो हम पिछले 2-3 हफ्तों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि वाइल IMF के प्रोग्राम में हम हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट एक जो विद इन इवन द गवर्नमेंट सर्कल्स भी ये बात होना शुरू हो गई है कि इस तरह की जो टफ कंडीशंस हैं इसके होते हुए ये मुमकिन नहीं है कि हम अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकें। हमने देखा कि जो हमारे यहाँ जो बड़े बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने भी अपने कंसर्न्स रेज करना शुरू किए कि कैसे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। तो क्या इसके हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बात वहाँ पे आई एम श्योर कि डेफिनेटली हुई होगी। तो क्या बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हम IMF के प्रोग्राम में अभी हैं भी, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसा रिलीफ चाह रहे हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है या किसी तरीके से जो मईशत का पहिया है वो भी चल सके, कोई ऐसी जो रास्ता है वो भी निकाला जा सके?
कामरान, ये जो हेड्स की मीटिंग्स होती हैं इसके अंदर बहुत निटी ग्रिटीज के अंदर बात नहीं होती। अगर आपने वहां से जो तस्वीर भी एक जारी हुई थी, वीडियो भी जारी हुई, तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर की पास एक प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। उस प्रेजेंटेशन में क्या था वो हम बता देते हैं। बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाह क्या रही है। और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग के बाद, उसके बाद जो मेरी इत्तला है, जो टेक्निकल लेवल के ऊपर कुछ डाटा एक्सचेंज हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मजीद तैयारी कर रही है। बट जो डिटेल्स में के अंदर जो डिस्कशंस होंगी जब इस अगले महीने के आखिर तक IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है $7 अरब का, उसके तीसरे जायजा के लिए जब वो पाकिस्तान आएगा तो तब डिटेल बात होगी। अभी हमने मांगा क्या, हम चाह क्या रहे हैं हमारी चाहत ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कामरान इस वक्त कोई 10 खरब रुपए से लेके 20 खरब रुपए की एक गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल स्टिमुलस देना चाह रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है, कोई 1000 अरब रुपए से लेके 2000 अरब रुपए के दरमियान सेफली 1500 बिलियन के करीब ये पैकेज एक जो है वो तैयार करके लेके गए थे। और ये चाह क्या रहे हैं, और ये कामरान वही चीजें हैं जो माजी में हम कहते रहे कि हुकूमतें गलत कर रही हैं। पिछले कोई 12 साल से पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है इसको बुरे तरीके से तबाह किया गया है। और इसकी तबाही में जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी हाथ था, चाहे वो PMLN की पहली गवर्नमेंट थी या PTI की गवर्नमेंट, वहां पे IMF का एक नहायत अहम रोल, वर्ल्ड बैंक का एक नहायत ही अहम रोल था। ऐसे ऐसे टैक्स लागू किए गए जिनकी प्रैक्टिकलिटी थी नहीं। कुछ लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर, बगैर मार्केट स्टडीज के ऊपर जो टैक्स वो फोर्स कर देगी। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 4-5 बड़ी मासूम सी ख्वाहिशात हैं जो वो चाह रहे हैं कि IMF पूरा कर दे। नंबर 1, इस वक्त जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट है नाजरीन, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो 29% से कम करके उसको 25% कर दिया जाए। सुपर टैक्स जो है, अब 2 तरह के, एक सेक्शन 4B भी है, एक सेक्शन 4C है। एक कोई 2015 में लगाया गया था, 1 साल के लिए अभी तक चल रहा है। फिर एक 2022 में लगाया गया, वो भी अभी तक चल रहा है, 1 साल के लिए लगाया गया था। तो ये जो सुपर टैक्सेस हैं इनको एबॉलिश करने की हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है। फिर कैपिटल वैल्यू टैक्स एक लगाया गया था 1%, वो भी गलत एक लगा था। पाकिस्तानी को जो गैर मुल्की असासे हैं उसके ऊपर आप यहां से बैठ के उन पर टैक्स ले रहे हैं। उसको खत्म करने की ख्वाहिश है। फिर डिविडेंड इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम टैक्स। जब एक कंपनी जो है दूसरी अपनी सब्सिडरी को या वाइस वर्सा वो जब कोई पेमेंट करती है तो उसके ऊपर 15% इनकम टैक्स है, उसको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खत्म करना चाह रही है। जो मिनिमम इनकम टैक्स का रेट है उसको कम करना चाह रही है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कामरान, इसमें इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो रेट इस वक्त 45% प्लस पे चला गया है, उसको कम करके 30% के करीब। तनख्वाहदार तबका, जिसको जो सबसे ज्यादा मजलूम तबका है, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें IMF का भी रोल रहा है, हुकूमत पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का भी रोल रहा है तनख्वाहदार तबके को खराब करने में, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स रेट को कम करने की बात हो रही है, अराउंड 25%। यूनुस ढागा साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते वहां पे अपनी जो फाइंडिंग शेयर की कि IMF के प्रोग्राम के तहत तनख्वाहदार तबके के ऊपर 230% कामरान टैक्सेस में जो है इजाफा हुआ। इसके अलावा सेल्स टैक्स का जो रेट्स हैं उसमें जो कमी करने की हुकूमत की ख्वाहिश है। अभी स्टैंडर्ड रेट 18% है, 25% भी रेट है कुछ चीजों के ऊपर। तो इसमें हुकूमत की ख्वाहिश है कि जिस हद तक ये सेल टैक्स का रेट्स कम हो। फिर एनर्जी प्राइसेस है वो खित्ते में अनकम्पेटिटिव हो चुकी है, उसको मजीद कम करने की बात हो रही है। पिछले दिनों में एक पैकेज तो दिया था, यहाँ पे जरा ब्रेक लेनी है। ये जो सारा आपने जो बड़ी बड़ी जो बातें आपने वो बताई हैं, जो डिमांड्स है हमारी, आप कह लें कि एक विश लिस्ट है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या उसको, जाहिर है कि अगर आप इतने टैक्स कट लगाएंगे तो रेवेन्यू में शॉर्ट फॉल आएगा, तो उसको कैसे हम कहां से पूरा करेंगे? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो IMF की MD के दरमियान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन के ऊपर मुलाकात हुई है, और पाकिस्तान की IMF से क्या तवक्कुआत हैं या किस तरह का रिलीफ हम लेना चाह रहे हैं। तो शहबाज, तफसील से ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया कि क्या क्या पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं, और जो खुद आप बता रहे थे कि इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो 1000 से 2000 अरब रुपए तक हो सकता है। यानी कि अगर ये तमाम मुतालबात या इसमें से कुछ मान लिए जाते हैं IMF की तरफ से, तो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वाकई ये रिलीफ दे दिया जाता है तो ये जो इतना बड़ा फिर गैप आएगा उसको हम कहां से पूरा करेंगे? कामरान, इसके हवाले से अभी कोई हतमी बात कही नहीं जा सकती, लेकिन जो मेरी इतला है, जो गवर्नमेंट प्लान लेके गई IMF के पास या जो डिस्कस फर्दर उसके ऊपर करेगी नेक्स्ट जो जब भी इनकी मुलाकातें होती हैं,
उसमें एक तो ये है कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसके ग्रोथ से जो है टैक्सेस आएंगे, बजाय इसके कि आप पहले टैक्सेस लो और उसके बाद इकोनॉमी को ग्रो कराओ। ये फंडामेंटल इनका प्रॉब्लम है, सॉरी पॉइंट है, और आईएमएफ माजी में इस चीज को मानती नहीं रही। हालांकि इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट ही यही होती है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो टैक्सेस आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जो हुकूमती मलकियती अदारे हैं, उनकी जो लॉसेज हैं उसको 3 साल में अदा करना है। तीसरी, ये जो एफबीआर की जो इन्फोर्समेंट है उसको इंप्रूव करके कलेक्शन बेहतर करना। तो इस किस्म की इनकी चीजें हैं जो इनका रफली 2000 अरब रुपए के प्लान की बात कर रहे हैं, जो फिस्कल स्टिमुलस की कॉस्ट है। पहले साल उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा, जो इनके इंटरनल एस्टिमेट्स है, उसके बाद अगले साल में जाके वो रिकवरी की तरफ चले जाएंगे। बट कामरान, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये चीजें है कि ये ठीक है, आईएमएफ की एमडी ने भी कहा और बाकी चीजें भी सारी कि प्रोग्रेस हो रही है, बट कुछ चीजें आज भी प्रोग्राम को चैलेंज, जो सही काम करने वाले थे अखराजात में कामरान कोई कमी नहीं हुई। इसी तरीके से आपको पता है नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन किया गया था कि वफाकी हुकूमत उन एरियाज में अखराजात नहीं करेगी जो सूबाई नेचर के हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है। सेहत के प्रोग्राम्स भी अभी इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अप्रूव किए हैं। फिर आपको पता 465 अरब रुपए की कंट्रोवर्शियल लाहौर बहावल नगर मोटरवे, ये नेशनल फिस्कल पैक्ट की खिलाफ वर्जी है। फिर सूबे जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की इंप्लीमेंटेशन को उन्होंने डेफर कर दिया सैलाब के नाम पे। हालांकि खुद जो एस्टिमेट्स है सैलाब की वजह से नुकसान नहीं हुआ, हुकूमत का फायदा ही हुआ है ज़राअत के अंदर, जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो चीजें जो है ख्वाहिशात हैं, जरूरियात भी हैं, क्योंकि इस वक्त सब ये बात मानते हैं, SIAFC, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बिजनेस कम्युनिटी, तमाम लोग ये कहते हैं कि जितना इकोनॉमी को हमने टाइट करना था वो कर दिया, अब इसके आगे तब ही मुमकिन है जब यहां से आप थोड़ा सा इकोनॉमी को चलने देंगे। अगर आप इकोनॉमी को नहीं चलने देंगे तो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन डेकेड्स, आपकी ओवरऑल जो है फैक्ट्रियां वो बंद हो रही हैं। SM तनवीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली, 150 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजीद दर्जनों बंद हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पे IMF हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं सुनता और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आगे नहीं करती तो फिर मजीद यहां से आगे मुश्किलात हैं। बिल्कुल, और इसी हफ्ते जो वर्ल्ड बैंक की कंट्री हेड हैं उनकी मुलाकात भी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से हुई, जिसमें उन्होंने ये ऑब्वियसली कंसर्न किया कि जो वर्ल्ड बैंक है ये एक पाकिस्तान ने साइन किया था उनके साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जिसमें $20 बिलियन की सरमायाकारी की बात की गई थी। तो उसके हवाले से भी जो प्रोग्रेस है वो इतनी इत्मीनान बख्श नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत ने अगर ग्रो करना है या किसी भी दुनिया की, उसमें 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपकी बरामदात कितनी है, एक आपके यहाँ जो बैरूनी सरमायाकारी है वो कितनी आ रही है, फिर रेमिटेंसेज ऑफ कोर्स तो है ही है। तो ये 3-4 फैक्टर्स अगर इनको आप मिलाएंगे तो उसी सूरत में फिर आपके जो करंट अकाउंट का जो खसारा है या ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको नहीं आती। तो बहुत से फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में मल्टीपल लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत है। ओनली देन दे आर एबल टू ब्रिंग सम सेम्बलेंस ऑफ, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी लाने में वो कामयाब होंगे। जहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर करेंगे कि पाकिस्तान बेशक इस वक्त अमेरिका के बिल्कुल करीब है, लेकिन ये भी हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान हर फैसला जो है जो अमेरिका चाहता है उसके मुताबिक ही करता है। कई इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान आज भी जो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, अप्रोच है, खास करके ईरान से मुतालिक, वो बरकरार रखे हुए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज जनीवा में UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ, जिसका जो बुनियादी मकसद था जो ईरान में हालिया वहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए उसके हवाले से डिस्कशन करना थी। और उसके बाद एक करारदाद भी पास की गई। करारदाद तो पास हो गई क्योंकि जो ये 47 रुकनी UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, करारदाद के हक में 25 वोट आए, मुखालफत में 7 और 14 जो इसमें मुमालिक थे उन्होंने वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। और जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक जो इस वक्त इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन ईरान है उसका 2 साल के लिए इजाफा कर दिया गया। इसी तरीके से UN के स्पेशल रपोर्टियर ऑन ईरान, उनकी जो मियाद है वो भी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। फिर साथ ही जो मुतालबा किया गया है इस करारदाद के अंदर के उन तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ कि मौजूदा जो ईरान की हुकूमत है वो मुलविस है, सीरियस जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, पर्टिकुलरली जो हालिया प्रोटेस्ट हुए हैं उन प्रोटेस्टों को मुबैना तौर पर तशद्दुद के ज़रिए या फोर्स के ज़रिए रोकने की कोशिश की गई है। फिर जो ज़ाहिर है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का या ईरान की जो मुखालिफ कंट्रीज़ हैं उनका एक व्यू है कि उन्होंने मजम्मत की है जो भी हालिया प्रोटेस्ट हुए हैं,
लेकिन इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान उन 7 ममालिक में शामिल है जिन्होंने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया है। इंपॉर्टेंटली उसमें चीन भी शामिल है एंड मोर इंपॉर्टेंटली भारत भी उसमें शामिल है। वैसे तो पाकिस्तान और भारत कई इश्यूज के ऊपर आपको पता है कि आपस में इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन इस इशू के ऊपर जो ईरान की जब बात आए तो दोनों ममालिक ने अलॉन्ग विद 5 अदर कंट्रीज इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। और जो पाकिस्तान के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने खुलकर ईरान की हिमायत भी की और बताया कि ईरान वो मुल्क है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया। फिर पाकिस्तान ने जिक्र भी किया कि अगर ईरान में इस वक्त मुआशी हालात ख़राब हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक रीजंस हैं, बल्कि जो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई गई हैं ईरान के ऊपर, उसकी वजह से भी वहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा अबतर है। बट शहबाज, मोर सिग्निफिकेंटली ये जो फैसला है या पाकिस्तान का जो मूव है एक ऐसे मौके पर सामने आया कि एक तरफ हम गाजा की बात करें, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स की बात करें तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत क्लोज उसके रिलेशनशिप है, बट व्हेन इट कम्स टू ईरान क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट है, जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर पाकिस्तान की बड़ी ताकतों के साथ कई इश्यूज़ के ऊपर एक सेफ पेज के ऊपर है, सेम पेज के ऊपर है, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि बाकी इश्यूज़ के ऊपर भी उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल वैसा ही है। और एक और चीज़ भी है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हर अपना जो फैसला है वो किसी बैरूनी डिक्टेशन के ऊपर लेता है, या अमेरिका के कहने पे अगर होता तो शायद पाकिस्तान इस करारदाद के हक में वोट देता। कामरान, आपने सही कहा। एक जो चीज इमर्ज हुई है सिंस मई लास्ट के, जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी लिमिटेड वॉर के अंदर, कि आपकी जो किसी भी मुल्क की जो डिफेंस पावर है वो बहुत अहमियत रखती है। अब उसकी जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसके अंदर, जैसे हम कई दफा इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हो गया पाकिस्तान। इसका मतलब अपने फैसले अगर पाकिस्तान जो ग्लोबल पावर्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट लेना चाहे तो ले सकता है, जिसकी एक रिफ्लेक्शन ये ईरान की रेजोल्यूशन है। इसके अंदर जो दूसरा मैसेज है वो ये कि खत्ते के तमाम ममालिक, जो बड़े ममालिक हैं, जो मैटर करते हैं, जिसमें चीन भी है, जिसमें ऑफकोर्स इंडिया भी है, वो खत्ते के अंदर किसी किस्म की भी कशीदगी नहीं चाहते और खत्ते के मुल्क को उन्होंने सपोर्ट किया, विच इज अगेन अ वेलकमिंग साइन। और एक चीज को रिफ्लेक्ट भी करते थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी भी रही है और पोजीशन इनकी रही है कि जो नॉन इंटरवेंशनिस्ट एक अप्रोच रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत ना करे। और ये ईरान से रिलेटेड आपको पता जितनी भी चीजें वो ज्यादातर यूएस लेड चीजें, उसमें यूनाइटेड नेशंस का उस तरीके से रोल, अदर देन ये जो कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ये जो एक रेजोल्यूशन थी, बट स्टिल अमेरिका वहां से बैठ के इन्फ्लुएंस कर रहा है। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ईरान के जो पाकिस्तान में सफीर है उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज भी किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के किरदार का जिक्र किया। बट हैविंग सेड दैट, ये जो अभी उन्होंने एक्सटेंशन दी है उसमें मॉनिटरिंग के हवाले से, क्या ये जो पिछली रेजोल्यूशन थी, जो एग्जिस्टिंग रिजीम था उनकी मॉनिटरिंग का, ये उसकी कॉन्टिन्यूशन है या उसको मजीद सख्त या रिलैक्स किया गया है? उसी की कंटिन्यूएशन भी है, बल्कि मजीद आप कह सकते हैं कि जो स्क्रूटनी है, जो हालिया एहतजाज के नतीजे में उसको सख्त करने की कोशिश की गई है। और बेसिकली ये मगरब की तरफ से जो ईरान के ऊपर मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी वो अपनाए हुए हैं। अमेरिका ने ये थ्रेट किया भी था, अभी भी ये थ्रेट मौजूद है इसराइल की तरफ से भी कि वो कोई ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ताकत के इस्तेमाल के अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं, मजीद पाबंदियाँ आयद करना, इस तरह के जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं वो ईरान के ऊपर डालना, तो वो अमेरिका की और जो बाकी मगरबी ममालिक हैं उनकी पॉलिसी का बाकायदा तौर पर हिस्सा है। वैसे तो ओवरऑल अब ईरान में एहतजाज जो हैं वो ख़त्म भी हो गए हैं और जो नंबर्स भी सामने आए हैं उसके हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पर हलाकतें भी हुई थी, और जो इनिशली ये थ्रेट थी कि अमेरिका की तरफ से कोई फौजी की जा सकती है, उसका ख़तरा भी टला है। लेकिन स्टिल ये रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि जो अमरीकी प्रेजेंस है मिलिट्री की, वो इस रीजन के अंदर बढ़ रही है। इसराइल भी शायद खामोशी से कोई बड़ी कार्रवाई करने का सोच रहा है, तो ख़तरा अभी ईरान के लिए टला नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान हो या रीजन के जो बाकी ममालिक हैं वो चौकन्ने हैं और वो नहीं चाहते कि ऑलरेडी पूरा जो रीजन है, वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी वॉलेटाइल है, और अगर ईरान के खिलाफ एक और इस तरह की कोई बड़ी फौजी कार्रवाई होती है तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।